एक बार बहुत पुराने समय की बात है, ग्रीक देश में किसी दुश्मन देशों ने चढ़ाई कर दी थी समुद्र के रास्ते। वहाँ का जो राजा था, उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, हालांकि उन्हें पता था कि हमारे पास सेना कम है और हमारे बचने के चांस बहुत कम हैं, तो उन्होंने अपने ही देश के किसी बड़े बूढ़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनसे कहा कि हमारे देश पर दुश्मन देशों ने ऐसे ऐसे चढ़ाई कर दी है, हमको क्या करना चाहिए, हमें कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पास सेना भी कम है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने महाराजा से कहा कि आप मुझे बस वो जगह दिखा दीजिए जहाँ से वो आक्रमण करने वाले हैं। तो महाराज उनको पकड़ करके ले गए और समुद्र के किनारे ले जा करके छोड़ दिया और दिखाया कि यहाँ पर कल वो सेना की टुकड़ी होगी, कि ठीक है महाराज आप जा सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ गुणा भाग जमीन पर कुछ करा और उसके बाद एक लकीर खींच दी, गोलाकार सी, एक हल्की सी गोलाई में एक लकीर खींच दी। उसके बाद उसने महाराज को बताया कि महाराज मुझे कुछ सैनिक चाहिए जिनके हाथों में तलवार, बंदूक, भाले ये कुछ ना हो, बस शीशे हों। शीशे कहने का मतलब है कि जो चमकदार, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, ऐसे शीशे हों। महाराज ने कहा कि पता नहीं क्या अटपटा सा चीज़ है, पर जब मैं इसके पास आया हूँ अपनी समस्या लेकर के और ये समाधान करना भी चाहता है, तो मुझे इसकी बात माननी चाहिए। महाराज ने वो सारा बंदोबस्त कराया, वो सारा का सारा सामान मुहैया कराया। उसके बाद जब कल का दिन आया, यानी कि जिस दिन युद्ध होने वाला था, जब वो दिन आया, तो उस बूढ़े व्यक्ति ने सभी सैनिकों को उस गोलाकार लाइन पर खड़े होने के लिए आदेश दिया और उनसे कहा कि शीशे को ज़मीन पर रखकर ऊपर से हल्का सा अपनी तरफ झुकाएं और तब तक झुकाना जब तक कि सामने जो कश्ती है उस पर एक छोटा सा डॉट, यानी कि एक छोटी सी बिंदी ना बन जाए। सभी सैनिकों ने वही करा और देखते ही देखते वो सारी की सारी कश्ती जल करके राख हो गई। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये इसके पीछे की जो फिजिक्स है मैं आज वो आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिसकी मेहरबानी से उन्होंने ऐसा करा था। अब देखिएगा, हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है, तो सबसे पहले यानी कि परावर्तन, देखिए मैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ही बोलूँगा, मैं बार बार दोनों में नहीं बोल सकता, तो मैं आप समझ लेना कि रिफ्लेक्शन का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, परावर्तन बोल रहा हूँ। अब देखिएगा, हमारे पास परावर्तन, पहले आपको ये समझना चाहिए कि परावर्तन होता क्या है। मैं आपको बता दूँ सीधा सीधा शब्दों में अगर कहूँ कि किसी भी चीज़ का, मैं ज़रूरी नहीं कि वो प्रकाश ही हो, किसी भी चीज़ का किसी चिकने तल से टकराकर, तल का मतलब है प्लेन, एक सरफेस, यानी कि किसी भी चीज़ का किसी चिकने स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी मीडियम में लौटने को परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अब अगर मैं बोल रहा हूँ और दीवार की तरफ मैं मुंह करके बोल रहा हूँ, तो दीवार की तरफ मेरी आवाज़ जाएगी, आवाज़ दीवार से टकराएगी और फिर वापस आएगी, तो यह हो गया परावर्तन आवाज़ का। अगर यही चीज़ लाइट करे, यानी कि मैं यहाँ से टॉर्च फेंकूँ, जिस तरीके से मानकर चलते हैं, मैं लेता हूँ कुछ, यानी कि जिस तरीके से मैंने लेज़र लाइट ली और ये मेरे पास है हाथ में मिरर, यानी कि शीशा, मैं इस पर लेज़र लाइट डालता हूँ तो परावर्तन होता है, यानी कि एक लाइट जा रही है और दूसरी आ रही है, तो ये हो गया आपका परावर्तन। कब होता है, बस इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है परावर्तन के लिए, कि जिस भी सरफेस पर ये इंसिडेंट हो, ये लाइट इंसिडेंट हो, वो चिकना होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो बोर्ड है ये भी तो चिकना है, यहाँ से भी परावर्तन होना चाहिए। तो मेरे दोस्त बिल्कुल होगा। क्यों होगा, देखिएगा, यहाँ से जब मैं लाइट डालूंगा तो पीछे दीवार पर भी एक डॉट जा रहा है। अब मैं कैमरा घुमा करके आपको नहीं दिखा सकता, कोशिश करता हूँ कैमरे की तरफ ही आए, ये देखिएगा इस तरीके से, ठीक है, यानी कि ये चिकना है, तो यहाँ से भी सरफेस वो हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब एक चीज़ और मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, जिस तरीके से मैंने अब ये लिया हुआ है मेरे हाथ में लेंस, कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ है। कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे, भी वो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। इसकी मैं बात करता हूँ तो इसके दो सरफेस हैं, एक बाहर वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, यानी कि सरफेस 1, सरफेस 2। ये भी चिकना है, ये भी चिकना है। मैं जब टॉर्च इस पर डालूंगा तो इससे भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होगा। एक तो लेज़र लाइट इसके अंदर होकर के जाएगी सीधी, वो हो गया आपका अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। और इसी चिकने सरफेस पर अगर मैं इंसिडेंट लाइट करता हूँ तो एक वहाँ दीवार पर भी बन रही, अगर दिखाने की बात हो तो मैं आपके इस तरीके से पड़ रही है। ये किस तरीके से हुई, क्योंकि इसका बाहरी यानी कि ये जो सरफेस है ये भी तो चिकना है, परावर्तन यहाँ से भी तो होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से भी तो होगा। तो दोनों काम होते हैं, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। समझ में आ गया। यानी कि हमेशा बस इतना ध्यान रखिएगा कि चिकना सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस होगा, रिफ्लेक्शन होगा।
अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो दोनों काम होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। तो हम जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ फिलहाल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, यानी कि रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया कि किसी भी मीडियम में जाने वाली इंसिडेंट लाइट अगर उसी मीडियम में लौट करके आ जाए, किससे लौट करके आएगी? स्मूथ सरफेस से, चिकने पृष्ठ से लौट करके आएगी, तो वो होगा आपका परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है? वो रिफ्लेक्शन किन मतलब जो सरफेस हैं कितने टाइप के हो सकते हैं वो सरफेस? तो मैं आपको बता दूं, वो सरफेस 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक कांच का टुकड़ा लिया था, यानी कि वो तो हो गया क्या? प्लेन, एकदम इस तरीके से। यानी कि कांच के टुकड़े पर किसी एक तरफ अगर मैं पॉलिश कर दूं तो वो हो जाता है हमारा प्लेन सरफेस, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन है ये। अगर मैं इसी सरफेस को अंदर की तरफ मोड़ दूं, यानी कि अंदर की तरफ ऐसे करके मोड़ दूं, तो ये जो सरफेस है, अब ये कर्व्ड सरफेस हो गया, तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हम रखते हैं कॉनकेव, यानी कि अवतल। अवतल ही क्यों बोला, कॉनकेव ही क्यों बोला, इसके पीछे के याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। बस सिंपल सी बात है, देखिएगा हिंदी में बता देता हूं पहले। अव का मतलब होता है दबा हुआ, यानी कि ऐसा परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब है कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना है, तो जिस साइड में पॉलिश हुई है वहां से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसकी वजह से होता है, तो रिफ्लेक्शन होगा यहां से, ठीक है। तो ये वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस अगर अंदर की तरफ बैंड है, यानी कि अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो वो होगा अवतल, यानी कि केव। अब अंग्रेजी में आपको बताऊं तो केव का मतलब क्या होता है? गुफा, यानी कि एक ऐसी जगह जो अंदर की तरफ खोखली हो, खाली होती जाए, तो उसको हम गुफा ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा अंदर की तरफ दबी हुई है, खाली सी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? कॉनकेव, ठीक है। अब इसी को मैं अगर ऐसे करके मोड़ दूं, यानी कि यहाँ से अंदर की तरफ मोड़ दूं, इस तरीके से मोड़ दूं, और ये पॉलिश इस तरीके से हो, यानी कि परावर्तक पृष्ठ जो है इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो ये वाला हो, तो इस कंडीशन में इसका नाम होगा क्या? कॉन्वेक्स, यानी कि हिंदी में क्या होगा? उत्तल। समझ में आ गया? ठीक। अब क्या करना है, देखिए इनके बारे में मैंने बता दिया, अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं भाई। इसके बारे में हम बात अभी बाद में करेंगे, ठीक है। हमें जो काम करना है वो इसके बारे में करना है, कॉन्वेक्स के बारे में और कॉनकेव के बारे में बात करना है। अब पहले मैं इनको आपको समझा देता हूँ कि बनते कैसे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कांच का टुकड़ा लिया हमने, उसको मोड़ दिया और ये हो गया, ऐसा नहीं होता। तो होता क्या है, कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। मानकर चलते हैं, सबसे पहले कांच की खोखली बोल ली हमने, ठीक है। कांच की खोखली बोल लेने पर अगर हम उसके 2 टुकड़े कर लें, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये हो, अब हमने लिया एक कांच का खोखला गोला, इसमें हमने क्या करा, एक कटोरा एक कटोरे टाइप का ये निकाल लिया, एक कटोरे टाइप का हमने ये निकाल लिया। अब करना क्या है, इसमें तो हमें करनी है बाहर की तरफ पॉलिश, इसमें करनी है हमको अंदर की तरफ पॉलिश। कर ली। अब पॉलिश करने के बाद इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस ये होगा और इसके लिए रिफ्लेक्टिव सरफेस ये होगा। तो इसमें कंडीशन में ये तो हो गया आपका अवतल, कॉनकेव, ये हो गया आपका कॉनकेव, और ये क्या हो गया आपका? कॉन्वेक्स। समझ में आ गया ये किस तरीके से होगा, किस तरीके से नहीं, ठीक है। अब करना क्या, देखिएगा थोड़ा इसी चीज़ को मैं और डिटेल में बता देता हूँ। ये जिस भी गोले के टुकड़े थे, यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो हैं, ये जिस भी गोले के टुकड़े हैं, उस गोले का जो सेंटर होगा वो उसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। यानी कि ये जो सी है इसके लिए भी यही होगा और इसके लिए भी ये होगा। यानी कि जिस भी गोले का ये हिस्से हैं, उस गोले का जो सेंटर होगा, जो रेडियस होगी, वो रेडियस तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता त्रिज्या। यानी कि सी से यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस गोले की रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। और इस कंडीशन में जब हम मिरर अलग कर लेंगे, तो मिरर के लिए ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ
कर्वेचर, दोनों के लिए ही सेम होगी। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसका भी अगर हम हाफ कर दें तो वो होती है हमारी फोकस, यानी कि क्या होती है, फोकस। ये हो गया हमारा फोकस। ठीक, अब हमको करना क्या है, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब इनके बारे में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। अब पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, यानी कि परावर्तन की। होता कैसा है, क्या काम होता है इसका, इसके नियम क्या होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, ये मैंने यहाँ पर बनाया है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। किस लिए बनाया, ताकि हम परावर्तन के जो नियम हैं उन्हें समझ सकें। तो सबसे पहले मैं इन पर बताता हूँ, फिर दोनों पर बता देता हूँ, कॉनकेव पर भी और कॉन्वेक्स पर भी। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरी फिजिक्स के अंदर हम जितनी भी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर कि दिशाओं का वर्णन हो या दिशाओं को डिस्क्राइब किया गया हो, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमेशा ध्यान रखना अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ हमको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है। क्यों करनी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ओरिजिन से इस तरफ होती है। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर जो करना है वो इंसिडेंट लाइन जो है, यानी कि जो प्रकाश की जो पहली जो किरण आएगी वो ऐसी आएगी, यानी कि दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ हो गई। हमने मानकर चले कि यहाँ पर हमारा क्या है, सोर्स है, ये क्या हो गया, हमारा सोर्स हो गया। यानी कि सोर्स से आने वाली इंसिडेंट लाइन जब किसी सरफेस पर, जब किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही एंगल से, यानी कि उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि ये भी थीटा, ये भी थीटा, यानी कि मैं यहाँ पर इस एंगल को रिप्रेजेंट करूँगा एंगल आई, और यहाँ पर मैं इस एंगल को रिप्रेजेंट करूँगा एंगल आर। इस कंडीशन में यानी कि देखिएगा अब क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ये समझ में आनी ज़रूरी है कि ये है क्या क्या चीज़, तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी दर्पण पर किसी स्रोत से आने वाली, किसी भी सोर्स से आने वाली इंसिडेंट लाइट जिस पॉइंट पर पड़ती है उसी पॉइंट पर हम 90 डिग्री के एंगल के साथ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, यानी कि अभिलंब बोलते हैं। अब नॉर्मल के साथ बने हुए एंगल को, यानी कि इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बने हुए एंगल को आई आर कहते हैं, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का बना हुआ एंगल आर होता है। तो पहला लॉ जो है, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा जो है वो ये है दोस्तों, किसी भी सोर्स से आने वाली इंसिडेंट लाइन सरफेस के जिस पॉइंट पर पड़ती है उसी पॉइंट पर तीनों लाइन होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल उसी पॉइंट पर होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये वाली इंसिडेंट लाइन जिस पॉइंट पर आई, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पर मैंने ड्रॉ करा है, और ये रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पॉइंट से निकल करके जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों की तीनों, यानी कि रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होने हैं किसी भी सरफेस के। दूसरा जो लॉ है वो ये है कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर, यानी कि आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यहां तक आपके समझ में आया या नहीं आया? अब मैं आपको बता देता हूं कि जो मिरर हैं बाकी के कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनमें कैसे होता है वो देखिएगा। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये हमारे पास बन गया, कौन सा मिरर बन गया दोस्तों? ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। अब क्या करना है इसमें देखिएगा, अगर मैं कोई इंसिडेंट लाइन ऐसे इस पर इंसिडेंट करता हूं आई, तो इसी पॉइंट पर हमारा नॉर्मल भी ड्रॉ होगा, अभिलंब, और इसी पॉइंट से हमारा जो है ये होगा, यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों इसके लिए भी बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि परावर्तन इससे भी हुआ है। तो ठीक है, इसी तरीके से कॉन्वेक्स के लिए भी होगा। मैं अब यहाँ जगह बची नहीं है, मैं इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत?
नहीं है। अब आगे हम चलते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको परावर्तन के दोनों नियम बता दिए, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब बनता कैसे? देखिए, बहुत सारे लोगों का अपना अलग अलग मानना है कि कोई दो इंसिडेंट लाइन आकर के जहाँ मिलती हैं उस पॉइंट को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ प्रतिबिंब यानी कि इमेज होती क्या है और किसको बोला जाता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। किसी भी एक पॉइंट से चलकर जाने वाली प्रकाश की किरण यानी कि ऑप्टिकल रे, रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर जाएगी वही पॉइंट उसका क्या होता है? प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अब दो भेज रहे हैं तो दोनों जहाँ पर भी क्रॉस कर जाएंगी वो उसका क्या हो जाएगा? इमेज हो जाएगी, वो उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं है? यानी कि किसी भी एक पॉइंट से चल करके जाने वाली प्रकाश की ऑप्टिकल रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर जाएगी वही पॉइंट इमेज कहलाएगा उस पहले वाले पॉइंट का, यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का। समझ में आ गया? अब इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। वर्चुअल किसको कहते हैं और रियल किसको कहते हैं? देखिएगा, जब वास्तव में, रियल का मतलब क्या है भाई? वास्तविकता यानी कि रियल में जब प्रकाश की किरण वास्तव में किसी पॉइंट पर जाकर के मिलेगी, और पॉइंट पर पे जाकर के कब मिलेगी भाई? मान कर देखना जरा, ऑप्टिकल रे यहाँ से गई, वापस गई टकरा करके, अब ये जहाँ पर भी मिलेगी वो होगा आपका रियल। लेकिन अब क्या हो कि अगर ये इसके अंदर ऐसा लगे कि इसके अंदर कहीं जा रही है, और ये हमें पीछे तो दिखाई देगी ना, लेकिन अंदर कहीं जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अंदर कहीं जा करके किसी पॉइंट को टच करेगी, तो ये होगा आपका वर्चुअल आभासी, यानी कि वास्तव में नहीं बन रहा, वो पीछे वास्तव में है ही नहीं। जैसे बंदर करता है शीशे को देख करके अपने आप को पकड़ने की कोशिश करता है पीछे से, शीशे के पीछे बार बार हाथ करता है, लेकिन वास्तव में वहाँ बंदर नहीं होता। तो ठीक उसी तरीके से यानी कि इमेज जो बनती है वो दो तरीके की बनती है। एक तो इसके मिरर के जस्ट सामने बनती है। मिरर के सामने वाली इमेज को हम बोलते हैं रियल, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। जो मिरर के पीछे बनती हैं उनको हम बोलते हैं आभासी, यानी कि वर्चुअल, ठीक है। दो टाइप की होगी, एक तो होगी रियल और एक होगी आपके लिए वर्चुअल इमेज, ठीक। अब हम बात करते हैं थोड़ा मिरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो कर्व्ड मिरर्स बताए थे मैंने आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम समझने वाले हैं उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के मिरर के बारे में। पहले मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा कि कैसे होते हैं दिखने में, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि हमने कोई एक गोला लिया, इस तरीके का खोखला कांच का गोला है। इसको हमने ये जो साइड एक कटी हुई है काट करके अलग कर दी। हमने एक छोटा सा कटोरा टाइप का निकाल लिया, यहाँ से भी एक छोटा सा कटोरा टाइप का निकाल लिया। उसमें हमने अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है, इसमें हमने बाहर की तरफ पॉलिश की हुई है। मैंने आपको बताया था कि जिसका उभरा हुआ यानी कि बाहर की तरफ निकला हुआ बल्जिंग आउट सरफेस हो, उसके लिए हम नाम देते हैं क्या? उनसा कॉन्वेक्स, हिंदी में बात करें उत्तल। और जिसमें दबा हुआ हो यानी कि इसमें का क्या नाम होगा हमारे लिए? कॉनकेव, यानी कि अवतल इसका नाम होगा, ठीक है। ये हो गए मिरर। पॉलिश इसमें अंदर की तरफ है, इसमें बाहर की तरफ है। ये जो सी है हमारा यानी कि इस गोले का सेंटर है, तो इस वाले मिरर के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो होगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। इसी तरीके से इसके लिए होगी। ये जो सी है यहाँ पर हम इनको नाम देते हैं सेंटर। वहाँ भी सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र। ये सी से लेकर के पी। अब ये पी क्या है? तो पी होता है ध्रुव। ध्रुव का मतलब है कि इस मिरर के लिए इस्तेमाल करेगी ये जो इमेजिनरी लाइन है, वो लाइन जहाँ पर भी क्रॉस करेगी, जहाँ पर भी वो काटेगी, इसको हम बोलते हैं पोल यानी कि ध्रुव। यानी कि सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस का आधा होता है हमारा फोकस। इसी तरीके से यहाँ के लिए कि पी से सी तक की डिस्टेंस का जस्ट आधा होगा हमारा फोकस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। इसके लिए जो हो गई फोकस, फोकल लेंथ स्मॉल एफ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। और इसके लिए भी फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है।
अब यहाँ से लेकर के ये जो m से n तक की जो सीधी सीधी डिस्टेंस है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं? द्वारक। यानी कि m से लेकर के n तक की सीधी सीधी ये जो डॉटेड मैंने लाइन खींची हुई है, ये है द्वारक। अंग्रेजी में इसका नाम है अपेर्चर। अपेर्चर, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा द्वारक, यानी कि सीधे सीधे इन सिरों से इस सिरे की जो बीच की डिस्टेंस है वो अपेर्चर होती है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव लेनी है, क्या चीज़ नेगेटिव लेनी है, इस बात में बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भूल जाते हैं कि कॉन्वेक्स में हमें पॉजिटिव रखना है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, नेगेटिव रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने उसको समझाने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए हुए हैं दोनों के लिए अलग अलग। अब देखिएगा ये जो P है यानी कि पोल है, इस पोल को हमें यहाँ रखना है, यहाँ पर, यानी कि ये जो कंडीशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, ये जो मिरर बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी किस तरफ होगी? इस तरफ होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेंगे क्या? माइनस में आएगी, ठीक है। किसके लिए आएगी? कॉनकेव के लिए आएगी। फोकल लेंथ कैसी होगी? जब r ही नेगेटिव में है तो फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव में होगी, यानी कि इसके लिए r भी नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी। दूसरी बात, जब हम इसके सामने देखें रिफ्लेक्टिव सरफेस ये वाला है, तो ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, यहाँ रखी जाएगी, पीछे नहीं रखेंगे। भाई आप अपना चेहरा जब देखते हैं शीशे में, तो शीशे के पीछे चेहरा नहीं रखते आप, चेहरा कहाँ रखते हैं? शीशे के जस्ट सामने रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से शीशे के जस्ट सामने यानी कि इस मिरर के जस्ट सामने आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको u से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? u से। तो u जो होगी वो भी इसके लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनेगी, अगर इमेज यहाँ कहीं बनती है, अगर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी अगर यहाँ कहीं बनती है, तो वो होगी हमारी v पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड आ जाएगा तो पॉजिटिव चलने वाली है। अगर इस साइड बनती है यानी कि इसी साइड बनती है, तो हम क्या लेंगे? v को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। स्मॉल v से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज, अगर उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, मैं उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करूं, तो उसकी जो लंबाई होगी ऐसे होगी, जैसे मार्कर है इस तरीके से ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो y कैसी है? पॉजिटिव है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो हम क्या भाई, हम जो रखेंगे ऐसा तो नहीं कि किसी भी इंसान को पैर ऊपर कर दे, सिर नीचे कर दे कि जी हो गया हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, ऐसा नहीं करते। क्या करते? पैर नीचे होंगे, सिर ऊपर होगा, यानी कि हेड ऊपर रहने वाला है। तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो, ठीक है। अगर उसकी इमेज नीचे बन रही है, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, अगर नीचे बनती है तो नीचे में y एक्सिस कैसी होती है? माइनस में होती है। यानी कि अगर इमेज नीचे बन रही है तो माइनस होगी, अगर इमेज ऊपर बन रही है तो प्लस होगी। इसके लिए समझ में आ गया? ठीक इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए भी सेम कंडीशन है। ये जो पोल है, इस पोल को आप यहाँ रखेंगे, यानी कि जब मिरर बनाएंगे आप वो इस तरीके से बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक। अब देखते हैं इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो यहाँ होगी, यानी कि पॉजिटिव एक्सिस पर होगी। तो r जो होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो r होगा वो होगा पॉजिटिव। f, जब आप यहाँ पर आप r की जगह पॉजिटिव रखेंगे तो f की वैल्यू भी तो पॉजिटिव ही आएगी, ठीक। उसके बाद जब आप इसके सामने ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, यानी कि इस मिरर के सामने जब आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ रखेंगे, पीछे नहीं रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे तो ये कौन सी एक्सिस होगी हमारी? माइनस वाली, यानी कि इसके लिए u की वैल्यू क्या होगी? माइनस। अब इसकी जो इमेज बनेगी, अगर वो इमेज यहाँ बनती है, इसी साइड में बनती है, तो v की जगह पर हम लेंगे क्या? माइनस। अगर वो इमेज इस तरफ बनती है तो हम लेंगे v बराबर पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखी हुई है, यानी कि ऐसे ही करके हम रखेंगे, तो ऊपर की तरफ y एक्सिस है और y एक्सिस कैसी है? वहाँ पर पॉजिटिव है, तो हम O की जगह पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे O को। और अगर इसकी इमेज नीचे की तरफ बनती है तो क्या होगा? I इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। अगर ये इमेज ऊपर बनती है, यानी कि ऊपर की तरफ बनती है, तो I हम उस कंडीशन में क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। सारा कुछ मुझे लगता है कि मैंने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया कि हम किसको क्या लेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन के वो 4 रूल बताता हूँ जिनसे हम किसी भी चीज़ का इमेज बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए चलते हैं आगे।
देखिएगा, मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ठीक है, तो मैं देखिएगा, देखिए ये जो प्लेन टुकड़ा है बिल्कुल एकदम सीधा है, एक तरफ पॉलिश हुई है और दूसरी तरफ कांच का टुकड़ा है। जब हम इसमें कोई भी लेज़र लाइट डालते हैं तो रिफ्लेक्ट होती है, जैसे केवल रिफ्लेक्ट होकर के आपकी तरफ आ रही होगी। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्शन इसका, यानी कि यहाँ से गई और यहीं से टकरा कर निकलेगी। तो इसके बीचों बीच अगर मैं कोई अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो होगा हमारा नॉर्मल। ऐसे जा रही है रे तो ये हो गया आपके क्या, इंसिडेंट आपतित किरण। और जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है वो हो गया आपकी परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, अब जो भी एंगल आई और एंगल आर बनने वाले हैं वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे जैसे मैं इसको मिरर को घुमाता जाऊंगा और इसको लेज़र को अपने यहीं रखूंगा तो ये देखिएगा बहुत ज़्यादा दुगने एंगल से घूमता है वो जो इमेज बनने वाली है। ये हो गया आपका प्लेन मिरर। अब मैं इस मिरर की बात करूं तो इस मिरर को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको लगभग बिल्कुल सीधा सा लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में सीधा नहीं है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। यानी कि ये कौन सा मिरर हो गया फिर जब अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। एक तरफ पॉलिश है, दूसरी तरफ कांच का टुकड़ा है। दूसरा है मैं ये रहा, ये जो है बीच में से यहाँ से उभरा हुआ है बाहर से और यहाँ से अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी कि पॉलिश वाला जो भाग है पार्ट है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है और इसकी तरफ उभरा हुआ है। यानी कि यहाँ से हम देखें तो इस तरीके से होगा रिफ्लेक्शन जो होगा। दूसरे इनकी मैं आपको पहचान बता दूं, देखिए अगर ये बहुत ज़्यादा रेडियस, बड़े रेडियस ऑफ कर्वेचर की है ये, तो हम इनका पता कैसे करें। देखिएगा, सबसे पहले मैं प्लेन का बताता हूँ। जब आप प्लेन को अपनी आंखों के जस्ट सामने रखेंगे तो उससे बनने वाली इमेज बिल्कुल आप ही के साइज के बराबर रहेगी। ठीक है, दूसरी, अगर मैं उस चीज़ को, यानी कि ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, ये सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर की एक पहचान है कि अगर मैं आपके सामने और रखता जाऊंगा, नज़दीक रखता जाऊंगा, इस तरीके से नज़दीक रखता जाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाएगा। देखिएगा, छोटा दिखाता जाएगा ये। ठीक है, दूसरी बात, ये जो है ये होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये जो इसकी पहचान आपको करनी है वो इस तरीके से करेंगे कि ये इमेज को छोटा दिखाएगा ऑब्जेक्ट से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। इसका काम क्या है कि ये इमेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करता है। देखिएगा, ये अब बड़ा दिखा रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीनों के तीनों मिरर आपको दिखा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा इनके बारे में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि हम कौन से मिरर से किस प्रकार की इमेज बनाने के क्या क्या नियम हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो इमेज बनाने के लिए जो काम करेंगे वो काम हमारा होगा क्या, कि अगर मैं अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर लेता हूँ तो उसके लिए भी और इसके लिए भी, इसके मतलब दोनों के लिए रूल सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को। ठीक है, दोनों में सेम मैंने बनाया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद उस मिरर के फोकस से होती हुई जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिरर चेंज है, तो क्या होगा वहाँ पर कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाने वाली इंसिडेंट रे ऐसे रिफ्लेक्टेड होगी जैसे कि वो उसके फोकस से होती हुई आ रही है। ठीक, अब दूसरे रूल की हम बात करते हैं। दूसरे रूल में पहले वाले को जस्ट उल्टा कर देना है। कैसे कर देना है कि अगर हम ये मानकर चलें कि इंसिडेंट रे अगर किसी मिरर के फोकस से होती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसी तरीके से इसमें है, यानी कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है कि उसके फोकस की तरफ जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा जो रूल है वो ये है कि अगर किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई इंसिडेंट रे होती हुई जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी लाइन पर सीधे चली जाती है। दोनों के लिए सेम है, यानी कि अगर किसी मिरर के लिए इंसिडेंट रे इस तरीके से इंसिडेंट है कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वहाँ से लौटती हुई ऐसे लगेगी कि उसी से लौट करके आ रही है।
ठीक है। अब इसकी पीछे की वजह क्या है कि ऐसा क्यों है कि वापस लौट करके आती है, तो देखिएगा अगर हम मानकर चले कि हमारे पास ये मिरर का ये जो टुकड़ा है, यानी कि जो मिरर बना हुआ है, ये जो कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है, यहाँ से यहाँ तक की आर हो गई। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी मिरर का जो नॉर्मल होता है वो उसके सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसके सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ हमेशा याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है। अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ इस तरीके से इस पर, तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा अगर मिरर का ये टुकड़ा होता। तो हमेशा ध्यान रखना। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का मतलब है कि इसी लाइन पर वो जाना, तो जो नॉर्मल के साथ एंगल आई होगा वो भी 0 होगा। रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर एंगल आई बराबर 0 है तो एंगल आर बराबर भी 0 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। यानी कि जिस एंगल पर वो जाएगा उसी एंगल पर आएगा। अगर वो सी को टच करते हुए किसी लाइन पर जा रहा तो उसी लाइन पर वापस आना भी है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए रे ऑप्टिक्स बहुत कई सारे पार्ट्स में बनने वाली है। ये फर्स्ट पार्ट भी काफ़ी लंबा हो गया। जो सेकंड पार्ट बनेगा वो मैं आपको जल्द ही अपलोड करा दूंगा। इसमें सेकंड पार्ट में रिफ्लेक्शन के जितने भी डेरिवेशन है कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।